हमारे साथ जुड़िए जब हम सर्वाइवलिस्ट क्रिस मैकेंडलेस के अंतिम पलों को जानेंगे। अलास्का के जंगलों में घटी रहस्यमय और दुखद घटना का खुलासा करते हुए उनके असमय निधन से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए। अप्रैल 1992 में क्रिस्टोफर मैकेंडलेस नाम का एक युवा माउंट मैकिनली के उत्तर में अलास्का के जंगलों में गया। अछूती प्रकृति के आकर्षण से खिंच गया और खुद को चरम सीमा तक परखने की चाह में 4 महीने बाद शिकारियों ने उसके सड़े गले अवशेष एक परित्यक्त बस में पाए, जिसे उसने अपना आश्रय बना लिया था। रहस्यमय डायरी के पन्नों ने निराशाजनक स्थिति दिखाई। जंगल में महीनों जीवित रहने के बाद उसने लिखा कि वो अज्ञात कारणों से वो चिंताजनक रूप से कमजोर होता गया, यहाँ तक कि अंत में इतना दुर्बल हो गया कि खड़ा नहीं हो सका। बेहद कमजोर। आलू के बीज का दोष। सिर्फ खड़े होने में ही बहुत परेशानी होती है। भूख से मर रहा हूँ, उसने लिखा। बड़ा खतरा। धीरे धीरे कमजोर होते हुए वो 24 साल की उम्र में परित्यक्त बस में अकेले मर गया। आखिर इस आदर्शवादी युवक को अलास्का के जंगलों में अकेले जाने की प्रेरणा किस चीज से मिली? उसके दुखद आखिरी पलों में क्या हुआ था? आज भी उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों की कल्पना को क्यों बांधे रखती है? समझने के लिए हमें उसकी घातक खोज की शुरुआत तक लौटना होगा। क्रिस्टोफर मैकेंडलेस वॉशिंगटन डीसी के आरामदायक उपनगरों में पले बढ़े। बाद में विश्वविद्यालय में इतिहास और मानव शास्त्र पढ़ते हुए वे आधुनिक समाज की भौतिकवाद और एक रूपता से निराश होने लगे। 1990 में स्नातक होने के बाद इस साहसी 24 वर्षीय युवक ने अपनी $24,000 की बचत एक चैरिटी को दान कर दी। कार छोड़ अमेरिकी पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़े और नया नाम रखा, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। मैंने तय किया है कि मैं आने वाले समय में यही जीवन जीऊंगा। इसकी आजादी और सुंदरता इतनी अच्छी है कि छोड़ना मुश्किल है, उसने दोस्त को लिखा। उसकी अंतिम मंजिल अलास्का के जंगलों का पूर्ण एकांत। वहां उसने सभ्यता से पूरी तरह से दूर भागने की कोशिश की ताकि वह प्रकृति में असली, बिना किसी मिलावट वाली जिंदगी का अनुभव कर सके। मैकेंडलेस ने इस यात्रा के खतरों को समझा, लेकिन उसने उन्हें जरूरी कठिनाइयों के रूप में खुशी खुशी सहन किया ताकि वो उद्धार पा सके। उसने प्रकृति के सहारे अकेले जीवित रहने को एक संस्कार के रूप में देखा, खुद को तुच्छ परंपराओं से मुक्त करने और फिर से जन्म लेने का एक मौका समझा। क्राकाउर के अनुसार उसने खुद के लिए नई जिंदगी बनाई ताकि वो प्रकृति के कच्चे अनुभवों में डूब सके। 2 साल तक मैकेंडलेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाते हुए भटकता रहा। हिचहाइकिंग और मालगाड़ियों पर सफर करते हुए उसने मुख्य धारा के समाज से दूर रहने का रास्ता खोजा। अपनी ही शर्तों पर हाशिए पर रहकर जिंदगी बिताई। 1992 में वो डेनाली नेशनल पार्क के भीतर गहराई तक चला गया। पार्क के जंगली इलाके में एक छोड़ा वाहन था जिसे बाद में मैजिक बस कहा गया। 1940 के दशक की यह इंटरनेशनल हार्वेस्टर बस दशकों पहले अलास्का के जंगलों में सड़क बनाने वाले मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विकास परियोजना का हिस्सा थी। जब यह परियोजना 1960 के दशक में रुकी तो वाहनों को बस वहीं छोड़ दिया गया और वे जंग लगे अवशेष के रूप में लगभग सुनसान सड़क पर बिखरे रह गए। 30 साल से भी अधिक समय बाद वो बस, जिसे मैजिक बस 142 के नाम से जाना गया, झाड़ियों में अकेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां पत्थरों और गोलियों से टूट चुकी थीं। ये खास बस उस सुनसान कच्चे रास्ते पर करीब 20 मील अंदर स्टैम्पीड ट्रेल के पास टेकलानिका नदी के पास सड़ रही थी। अपनी जर्जर हालत के बावजूद बस ने उस कठोर वातावरण में राहत भरा आसरा प्रदान किया। सालों के दौरान उस तक यूं ही पहुंच जाने वाले शिकारियों, फंदे लगाने वालों और मशरूम बटोरने वालों के लिए वो पनाहगाह बन गई थी। अप्रैल 1992 में यह 24 वर्षीय क्रिस मैकेंडलेस का अलास्का के जंगल में घर बन गया। एकांत जंगल में रहकर आत्मज्ञान की तलाश में उसने महीनों तक बस को अस्थायी ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए वहां जीवन बिताया और अपनी डायरी में उसे मैजिक बस कहा। अमेरिकी पश्चिम में वर्षों तक भटकने के बाद स्वयं को अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प कहने वाले क्रिस ने जंगल में एक गर्मी अकेले बिताने की कल्पना की थी, जिसमें वह गिलहरी और साही जैसे जंगली जानवरों पर निर्भर रहकर जीवित रहना चाहता था। उसने इलाके के खाने योग्य पौधों और जंगली फलों की तलाश की ताकि ताइगा की प्राकृतिक उपज को इकट्ठा करके खुद को जीवित रख सके। एक उत्साही प्रकृति प्रेमी मैकेंडलेस ने खुद को कठिन हालात और दूर दराज इलाके के लिए तैयार माना। अब वो खुद को क्रिस मैकेंडलेस नहीं कहेगा। जॉन क्राकाउर ने इनटू द वाइल्ड में लिखा, अब वो अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प था, अपनी किस्मत का खुद मालिक। पहले 2 महीने उसकी उम्मीदों से बेहतर रहे, क्योंकि अलास्का रेंज में वसंत के साथ प्राकृतिक खाद्य संसाधनों की भरमार हो गई थी। मैकेंडलेस ने करंट, मशरूम और गुलाब के फल इकट्ठा किए। छोटे पक्षी, गिलहरियां मांस का स्रोत बनी। उसने एक मूस मारकर सैकड़ों पाउंड मांस जमा किया, जो ठंडा रखे बिना खराब हो जाता। मैजिक बस में जीवन सुखद था। उसने अपनी डायरी में लिखा, असली अर्थ अनुभवों में, यादों में,
पूरी तरह से जीने की महान जीत और खुशी में मिलता है। जुलाई में परिस्थितियां मैककैंडलेस के खिलाफ होने लगी। पहले उसने देखा कि सभ्यता को लौटने का रास्ता बर्फ के पिघलने से उफनती टेकलानिका नदी ने रोक दिया था, जिसे पार करना बहुत खतरनाक था। कोई नक्शा उसे इस झटके के लिए तैयार नहीं कर सका। उसी समय उसका खाना भी कम होने लगा, क्योंकि शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। उसने लिखा, शिकार मुश्किल है। मांस खराब हुआ, बिच्छू बूटी खोजने से जलन हुई और वह भूखा रह गया। निराशा में मैककैंडलेस ने 14 जुलाई को जंगली आलू के बीज जमा करने शुरू किए। अब पता चला कि इन बीजों में न्यूरोटॉक्सिन थे, जिससे उसे धीरे धीरे लकवा हो गया, बेहद कमजोर। दोष आलू के बीजों का। सिर्फ खड़े होने में ही बहुत परेशानी होती है, उसने जल्द ही लिखा। अप्रैल में वो जंगल में सतर्क और मजबूत था, लेकिन अगस्त में बस का निरीक्षण कर रहे वन्य जीव अधिकारियों ने उसे कुपोषित और असहाय पाया, जो मुश्किल से रेंग रहा था। अंतिम दिनों में मैककैंडलेस शिकार, मछली पकड़ना या भोजन इकट्ठा नहीं कर सका। मुक्ति कुछ मील दूर थी, लेकिन उफनती टेकलानिका नदी ने रास्ता रोक दिया। जिस नदी ने मैककैंडलेस को फंसाया वो आमतौर पर उथली और पार करने योग्य थी, लेकिन 1992 में देर से बर्फ पिघलने के कारण जुलाई में मैककैंडलेस के लिए नदी पार करना जरूरी था। लेकिन तब टेकेलानिका नदी सामान्य से कहीं ज्यादा ऊंची और तेज थी। यह नदी अगस्त तक खतरनाक रही, जिससे वो जंगल में अकेला फंस गया और भूखमरी व विषाक्तता से कमजोर हो गया। नदी में थोड़ा नीचे की ओर एक केबल ट्रैम था, जिसे पार्क सर्विस निगरानी के लिए इस्तेमाल करती थी। अगर मैककैंडलेस को पता होता तो वो शायद ट्राम को हाथ से खींचकर नदी पार कर सकता था और सड़क के रास्ते सुरक्षित पहुंच सकता था, इससे पहले कि देर हो जाती। गाइड बुक ना होने के कारण उसे 5 मील दूर इस केबल के बारे में पता नहीं था, जो उसकी अलास्का यात्रा में जीवन रेखा बन सकती थी। उसे एक अहम जानकारी से अनजान रहने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैककैंडलेस की दुखद कहानी को जॉन क्रैकाउर की 1996 की किताब ने मशहूर किया, इनटू द वाइल्ड, जिस पर 2007 में एक फिल्म बनाई गई। लेकिन उनकी हालत के चौंकाने वाले ढंग से बिगड़ने का सही कारण एक रहस्य ही बना रहा है, जिस पर 2 दशकों से भी अधिक समय से तीखी बहस होती रही है। अब व्यापक नए सबूत निर्णायक रूप से बताते हैं कि उनकी मौत का कारण विषैले बीजों से हुई विषाक्तता थी, जिसने आखिरी हफ्तों में उन्हें शिकार करने या भोजन जुटाने लायक नहीं छोड़ा। जब मैककैंडलेस के अत्यंत कृश अवशेषों की जांच हुई, उनका वजन सिर्फ 67 पाउंड था। उन्होंने अपनी आखिरी ज्ञात तस्वीर के मुकाबले 70 पाउंड से ज्यादा वजन घटा लिया था। क्योंकि भोजन जुटाने का सामान अब भी बस में बिना इस्तेमाल रखा था, इसलिए भूख से मौत सबसे स्पष्ट कारण लगी। क्रैकाउर ने अनुमान लगाया कि जंगली आलू के बीज, जिन्हें मैककैंडलेस ने अपनी बर्बादी का कारण बताया, में कोई अज्ञात न्यूरोटॉक्सिन था। मैककैंडलेस की कॉलेज की पौधों की गाइडबुक के आधार पर, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि जहरीले जंगली स्वीट पी को कथित रूप से हानि रहित जंगली आलू हेदी यूटिसेरा एल्बिनम से भ्रमित न करें। बीजों में विषैले पदार्थों की शुरुआती जांच निर्णायक नहीं रही। शौकिया जांचकर्ता रोनाल्ड हैमिल्टन ने हाल ही में मैककैंडलेस के तेजी से सूखते जाने की तुलना की। उसे लेटार्जिज्म से जोड़ा, जो ओडैप नामक एक न्यूरोटॉक्सिन से होने वाली पक्षाघात की अवस्था है। उसने यह सिद्धांत दिया कि मैककैंडलेस जंगली बीजों को अधिक मात्रा में खाने के बाद धीरे धीरे लकवे का शिकार हो गया था, और उसने इस खोज को निर्णायक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे रहस्य सुलझ गया। हालिया परीक्षणों से पता चला कि जंगली आलू के बीजों में ओडैप पर्याप्त मात्रा में है, जिससे हैमिल्टन का सिद्धांत सही साबित होता है। ये न्यूरोटॉक्सिन ग्लाइकोप्रोटीन चयापचय रोकता है, जिससे पीड़ित धीरे धीरे लकवे में आ जाते हैं। जो लोग भुखमरी, तनाव और भारी मेहनत का सामना कर रहे होते हैं, वे इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। जैसा कि हैमिल्टन ने लंबे समय तक ओडैप के संपर्क में आने से कमजोर शरीरों के भीतर जलती हुई मौन आग का वर्णन किया। जितना अधिक उन्होंने खाया, परिणाम उतने ही बुरे होते थे। लेकिन किसी भी स्थिति में एक बार जब इसके प्रभाव शुरू हो जाते तो उन्हें पलटना संभव नहीं था। मैककैंडलेस ठीक उसी श्रेणी में आता था जिसे ओडैप विषाक्तता सबसे जल्दी अपनी चपेट में लेती है। जैसा कि हैमिल्टन ने बताया, वह एक युवा दुबला पतला आदमी था, जिसकी उम्र 20 के शुरुआती दशक में थी, जो बेहद कम आहार ले रहा था, शिकार कर रहा था, लंबी पैदल यात्रा कर रहा था, चढ़ाई कर रहा था और शारीरिक रूप से अपनी सीमाओं पर जीवन जी रहा था। और वह विषैले अमीनो अम्ल वाले बीज बहुत बड़ी मात्रा में खाने लगा था। यह नया सबूत क्रैकार की उस आशंका को सही ठहराता है कि किसी अनजान विष ने मैककैंडलेस को अक्षम किया। सालों तक विष सिद्धांत को नकारने के बाद हैमिल्टन के निष्कर्ष के आगे विनम्र होकर क्रैकावर अब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हैमिल्टन की खोज के अनुसार मैककैंडलेस की मृत्यु विषैले बीज खाने की वजह से हुई थी। इससे शायद अलास्का वासी मैककैंडलेस के प्रति ज्यादा सहानुभूति न रखें, लेकिन ये जंगल में खाने की तलाश करने वालों को जहर से बचा सकता है। मैककैंडलेस का बेहद कृशकाय शरीर मिलने पर यह बहस छिड़ गई
कि उनकी खोज महान थी या मूर्खता। क्या वह आत्माहीन एकरूपता से भागता वीर आदर्शवादी था, या एक और अनुभवहीन जो जंगल का शिकार बन गया? आज भी मतभेद है। कुछ लोग मैकैंडलेस को घमंडी और लापरवाह मानते हैं, जबकि हजारों उसके सभ्यता त्याग और आत्मज्ञान की चाह की सराहना करते हैं। वे उसमें शुद्ध स्वतंत्रता का आदर्श देखते हैं, जिसके जंगल के अलौकिक अनुभव ऐसी त्रासदी को भी सही ठहराते हैं जिसे रोका जा सकता था। अपने अंतिम दिनों में शायद मैकैंडलेस को वो अर्थ मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। मौत से मिलने के लिए खुद को तैयार महसूस कर रहा था। उसका विदाई संदेश शांत है, मैंने खुशहाल जीवन जिया और भगवान का धन्यवाद किया। अलविदा। भगवान सबको आशीर्वाद दे। मैकैंडलेस के छोटे जीवन ने दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर उसे उस न्यूरोटॉक्सिन के बारे में पता होता तो वो शायद अगस्त के अंत में जंगल से सुरक्षित और बदला हुआ निकल आता। अब वह 51 साल का होता। फिर भी अलेक्जेंडर सुपरट्राम की कहानी आज भी दिलों को छूती है और हमें अपनी शर्तों पर निडर होकर जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण या सोचने पर मजबूर करने वाला लगा, कृपया लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां मिलती रहें।